2022 में हमने अपना खुद का एलएलएम बनाया था और 2023 में हमने अपने एआई करियर मेंटर को लॉन्च किया था, मेंटल हेल्थ मेंटर को भी लॉन्च किया था, जो हम इस साल के एंड तक उसका एक नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। और हमने ये देखा कि जो हमारा एआई करियर मेंटर है वो 90% फैक्चुअल चीजों के बारे में आंसर दे देता है। Which skills do you think will be in most demand for students? हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस नहीं किया था, हमने हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था। तो आईआईटीज आईआईएम्स जरूर बनाए थे, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी स्कूल नहीं बने कि हम 2030 तक इंडिया को करियर मेंटर रेडी बनाएंगे, करियर मेंटरशिप रेडी बनाएंगे। गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है सौरभ नंदा जी, और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं हम, और टॉपिक है अनलॉकिंग इंडियाज फ्यूचर। एंड वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, एंड वी हैव ए फेवरेट पर्सन आल्सो टू कवर दैट टॉपिक। और ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले अपने मेहमान सौरभ जी के दिमाग में चले थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सौरभ जी, हम आपके लिए कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे जिनमें आपके दिमाग में जो भी आए उसे एकदम तुरंत से साझा करिए, एकदम। एंड आप सोचिएगा मत ज्यादा। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. आपके लिए मेरी तरफ से पहला शब्द आ रहा है जिसका आज मेन टॉपिक है हमारा फ्यूचर, भविष्य। इंपॉर्टेंट है। ड्रीम। खुली आंखों से देखने चाहिए। बहुत सुंदर। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। सब चीज की फाउंडेशन वही है। मनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वाज थिंकिंग आप कहेंगे इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज कुछ सीखने मिलेगा फिर इस चीज में आपसे जरूर। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या है और क्यों है। लास्ट शब्द मेरी तरफ से आपके लिए आ रहा है लाइफ, जिंदगी। अपने आप चलती है, चलाइए मत। बहुत और सुंदर। मेरे तरफ से पहला शब्द आविष्कार। अपने आप होगा। अच्छा, और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। शायद मिलने इस उम्र में। और नेतृत्व यानी लीडरशिप। जब आएगी तो लेना जरूर है। किताब। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। अच्छा, आखिरी शब्द मेरे तरफ से सफलता, सक्सेस। वो तो बाय प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट है वो। आई लव इट। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करके पैसे अर्न करना शुरू करते हैं ना, दे से ओके मनी इज नथिंग। सो आई कैन सी दैट इन यू। एंड ओवर टू यू पायल। यस। सो सौरभ जी, टीजीवी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद से शुरुआत करेंगे पहले तो हम आपके लिए। और पहला क्वेश्चन या पहली चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये होगी कि आप अपने जीवन की शुरुआत और करियर की शुरुआत को अपने एक एलिवेटर पिच में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। ठीक है। गलती से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना, एक अबव एवरेज इंजीनियर था, लेकिन एक दिन समझ आया कि नहीं करना है। तब सोचा कि कुछ बड़ी चीज, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे साथ हो रहा है, काफियों के साथ हो रहा है। तो करियर काउंसलिंग में हमने डाइव मारी सीधा, और 2012 से अब तक की हमारी जर्नी है। बहुत सारे काम किए हैं सीखने के लिए, सेल्फ लर्निंग की जर्नी रही है।
और यही हम अब दूसरों के साथ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शेयर करने की कोशिश करते हैं। वाह, सो क्रिस्प। और सौरभ जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आई थिंक भगवत गीता से ऊपर कोई बड़ी गाइडिंग वॉइस है नहीं पूरी दुनिया में। वाह। आपने बहुत ही टू द पॉइंट आंसर दिया है, और शायद जो ये पढ़ते होंगे उनको भी लगता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और इसी में हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आपके सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप वहां पहुंच सके जहां आप आज हैं? अगर 3 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका उल्लेख करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि आप हर किसी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते। वो बाद में रियलाइज़ होती है 10-12 साल बाद कि अच्छा ये हुआ था तो इसकी वजह से। बट अगर मुझे फिर भी 3 चीज़ें बतानी हो तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे ऊपर फैमिलियल या फाइनेंशियल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपने करियर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर पाया। मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा किसी के ऊपर, बट एक मेरे पास सेफ्टी नेट हमेशा रहता था, तो मेरी फैमिली आई थिंक इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ अ वेरी सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो एक मेरे जो दोस्त हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो और वो क्यों नहीं कर रहे हो। वो ये पूछते थे कि अब इसमें और क्या करोगे। सो वो इंटेलेक्चुअली भी उतना ही इंकरेज करते हैं, इतना ही मोटिवेट करते हैं जितना इमोशनली सपोर्ट करते हैं। एंड थर्ड आई थिंक मैं ये जो हमारा समय है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, दिस एंटायर एरा इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि 2010 के बाद आई थिंक इंडियंस के अंदर एक वो इंकरेजमेंट आई है कि आप जो करना चाहते हैं करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और पंगे लीजिए, राइट। तो फिर वो समय भी था, देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस जो मेरे को मिली है। सो आई एम थैंकफुल टू दीज 3 थिंग्स। वाह, राइट। बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स। और सौरभ जी, आप टफेस्ट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आपको? सबसे मुश्किल सीख, मुश्किल इन द सेंस, लेसन तो लेसन होता है, बट हाँ सबसे मुश्किल से मिला जो है, द टफेस्ट जर्नी टुवर्ड्स दैट लेसन वाज कि हमेशा से हमें बचपन में भी सिखाया गया था कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, पढ़ाई करें तो ये होगा, नौकरी करें तो ये होगा। काफ़ी साल ये करने के बाद समझ आया कि लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो सबसे बड़ा लेसन वो था। और जिस दिन लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ना स्टार्ट किया, उस दिन से लाइफ ने मुझे बहुत हेल्प की, उस दिन से लाइफ ने मुझे बहुत सक्सेस दी। सो आई थिंक सबसे टफेस्ट लेसन यही था कि लाइफ को आप कंट्रोल ना करें, और लाइफ नोज बेटर देन यू नो व्हाट यू नो। एंड या हाँ, तो मैं इसका, सॉरी पायल, मैं इसका एक क्या फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सिचुएशन था लाइक विच मेड यू रियलाइज लाइफ अपने कंट्रोल में नहीं रहते? कुछ आप शेयर करें तो, कर सके तो आप शेयर कीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड मैंने कभी इसके बारे में किसी और पॉडकास्ट में या किसी आर्टिकल में कभी लिखा हम्म। नहीं। हम्म। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर मुझे कुछ पाना है तो फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ पागलों की तरह। फिर वो ऐसा होता है कि अगर दीवार को भी धक्का मारना है तो मैं दीवार को धक्का मारता रहूंगा जब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं। और जब लाइफ में बहुत बार दीवार को धक्का मारा, नेवर गिव अप एटीट्यूड और ये सब जो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद समझ आया कि दीवार को धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं शायद वो डायरेक्शन हमारे लिए नहीं बनी है। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि दैट्स अ टफ टारगेट टू अचीव और उसको अचीव करना है, देर माइट बी अ बेटर टारगेट, मच बिगर टारगेट, विच यू माइट इंजॉय डूइंग दैट, राइट। तो हम उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो जब बार बार ये लाइफ में मैंने धक्का मारा और मैं फंस जाता था दोबारा आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, फिर जब फाइनली रियलाइज हुआ कि देर माइट बी समथिंग एल्स, आई नीड गाइडेंस, आई नीड हेल्प, and that is where spirituality, Bhagavad Gita, Kabir Das ji, all these amazing thoughts and people entered my life. सुपर, सुपर। तो आपने आपकी बातों का क्रक्स यही निकल के आता है कि लाइफ इज सिंपल, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं, तो उसको कॉम्प्लिकेट करना हमें छोड़ना चाहिए। लाइफ अगर हम सिंपल रखेंगे तो वो ज्यादा ही अच्छी और सुंदर व्यतीत होगी हम लोगों को। एब्सोल्युटली राइट, इससे बढ़िया तरीके से समराइज नहीं कर सकते थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ इसके बारे में। आप लेट्स से आप कहीं घूमने गए, आप हैदराबाद घूमने गए,
ठीक है, और हैदराबाद में आप बहुत फेमस चार मीनार चले जाते हैं या पैराडाइज बिरयानी खाने जा रहे हैं, राइट। और वहां पर आप लाइन में खड़े हैं और आप पूरा टाइम यही सोच रहे हैं, अब हैदराबाद आ गया हूँ, अब ये करना था तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, और अब इसके बाद मुझे होटल जाना है, इतने पैसे लग गए, ये हो गया। आप अगर यही सारी चीजें सोचते रहेंगे तो यू माइट मिस आउट ऑन द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, शायद आपकी पूरी लाइफ बदल दे। अगर आप एक ओपन तरीके से बहुत स्माइलिंग वे से इंजॉय करते हो इस लाइन में खड़े हैं, तो आपके आसपास इतनी ब्यूटीफुल चीजें हो रही होंगी जहां पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड एम्प्टी हो तब, अगर आपका माइंड अनकॉम्प्लिकेटेड हो तब। सो आई होप दैट एग्जांपल मेड सम सेंस, बट यस, यू एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। यस, भारत को अपने युवाओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन देने के लिए लाखों करियर मेंटर्स की आवश्यकता है। और इतने बड़े पॉपुलेशन में जो हमारे इंडिया का है, इतने वास्ट डेमोग्राफिक में समूह में करियर मार्गदर्शन को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी सवाल के लिए ही मैंने इस क्षेत्र में मतलब बहुत बड़ी छलांग मारी थी। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस अब इसको करके ही जाना है, और मैं रेडी था कि इंटरनेट से कोई टेस्ट उठाऊंगा, उसको कॉपी करूंगा, और मैं छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, म्यूनसिपल स्कूल में फ्री में बांटूंगा और फ्री में गाइडेंस दूंगा बच्चों को, और पैसे कमाने के लिए मैं इंग्लिश या फिर कुछ और पढ़ा दूंगा किसी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर पे। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंडिया में करियर मेंटर्स की कहानी कुछ ऐसी ही होती है। उनके अंदर पैशन बहुत ज्यादा है हेल्प करने का, गाइड करने का, नेचुरली गिफ्टेड है वो गाइडेंस देने के लिए, लेकिन उनके पास साइंटिफिक टूल्स नहीं है, उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच नहीं है, उनके पास जो एक वैलिडेटेड अप्रोच रहती है जिसकी वजह से आपको पता है इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, वो नहीं होती। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। मेंटर्स की हमारे पास कमी नहीं है। शायद इंडियंस दुनिया के सबसे बेस्ट मेंटर्स रह सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे को काफ़ी अफ्रीका के बच्चे मिलते हैं, साउथ अमेरिका के बच्चे मिलते हैं। वो कहते हैं जब भी हमें प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है हम यूट्यूब पे जाते हैं और कोई ना कोई इंडियन जरूर समझा रहा होता है कि इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इंडियंस तो नेचुरली टीचर्स बनने के लिए बने हैं, हम मेंटर बनने के लिए बने हैं, और मैं कहता भी हूँ कि 2040 तक शायद 50% पॉपुलेशन हमारी किसी ना किसी मेंटरशिप में इन्वॉल्व रहेगी। प्रॉब्लम यह है उनके पास इफेक्टिव टूल्स नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती ये है। और इसीलिए हमने ये जिम्मा उठाया है कि हम 2030 तक इंडिया को करियर मेंटर रेडी बनाएंगे, करियर मेंटरशिप रेडी बनाएंगे, जिसके लिए हमें लाखों करियर मेंटर्स की रिक्वायरमेंट है। और उसी के लिए हमने अभी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। मैं शायद दुनिया का शायद ही गिने चुने कुछ मेंटर्स में आता हूं जिनके अपने कॉपीराइटेड मॉडल्स हैं। हम उन कॉपीराइटेड मॉडल्स को यूज़ करते हैं सिखाने के लिए दूसरों को। हमने अपनी एक करियर काउंसलर की सर्टिफिकेशन लॉन्च की है जो इंडिया, यूरोप और यूके के कुछ रेगुलेटर्स से सर्टिफाइड है, और अभी हम कुछ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी बात कर रहे हैं उसके लिए। ये सारी चीज़ें उसी की तरफ जा रही हैं। मैं बहुत कंटेंट लिखता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, हम अलग अलग बच्चों से बात करते हैं ताकि धीरे धीरे अगले 5 साल तक हम वहां पहुंचे। तो ये है सबसे बड़ी चुनौती। राइट। और आपने बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन कम है, राइट। सो आप भारत भर में करियर शिक्षा में ये मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डीकरण की कमी को कैसे संबोधित करते हैं, और करियर मार्गदर्शन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण मतलब यूनिफाइड अप्रोच कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक हाउ कैन वी क्रिएट दैट? सो सबसे अच्छी बात जो है ये हम 21वीं सदी में हैं जहां पर रिसर्च के लिए ऑलरेडी काफी काम किया जा चुका है। तो अब जो सबसे बड़ा काम आता है हमारे पास वो ये आता है कि हम उसी रिसर्च के अनुसार, उसी रिसर्च प्रणाली के अनुसार हम ऐसी चीजें दे पाए लोगों को जिसमें उनको कभी भी ये शक ना हो कि ये मैंने आर्टिकल तो पढ़ लिया, ये मैंने तरीका पढ़ लिया, क्या ये सही है, क्या ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा। तो अभी हम बहुत सारी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे वाइट पेपर्स अभी पब्लिश हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक चैप्टर लिखा है एक रिसर्च बुक में जो हांगकांग यूनिवर्सिटी की सर्क CERC नाम के डिपार्टमेंट में की किताब में छपेगा। और सर्क जो है दुनिया के सबसे ऊपर आने वाले एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स में से है, जहां पर हमने बताया है कि जैसे जो इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड्स की प्रॉब्लम है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, स्टूडेंट सुसाइड्स की प्रॉब्लम हम कितना कम कर सकते हैं खाली करियर काउंसलिंग की वजह से। तो ये जो मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा इसका, आप यही इसको हम अलग अलग भागों में विभाजित करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों को समझाते हैं कि इससे ये इम्पैक्ट होता है, इससे ये इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज है
आज आप सोशल साइंसेस की बात करें जिसमें साइकोलॉजी आती है, करियर काउंसलिंग आती है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसके लिए कोई भी रिसर्च सेंटर किसी भी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, जो हम्म। बहुत एक सैड तरीका है। खाली जो करियर से रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स अवेलेबल हैं वो एक्सएलआरआई टाइप के इंस्टीट्यूशन में हैं, जहां पर वो लेबर मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट। लेकिन किसी एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है। जबकि आप यूके में देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक बहुत अच्छा काम करता है, यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का बहुत अच्छा काम है। तो हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के साथ भी अभी काम कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, ताकि इस तरह के रिसर्च सेंटर्स हम बनाएं पूरे इंडिया में। राइट। जी। और हर चीज के लिए स्किल जरूरी होती है। तो आप अगले 5 से 10 सालों में करियर काउंसलर की भूमिका को किस तरीके से विकसित होते हुए देख रहे हैं, और कौन सी ऐसी नई योग्यताएं या स्किल्स विकसित करने की जरूरत होगी, खास तौर पर एआई और उभरती हुई तकनीकों के मामले में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि करियर काउंसलर के स्किल होते क्या हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वेबिनार भी किया था डॉक्टर इतिश्री मिश्रा, जो मेरी मेंटर हैं, जिन्होंने इंडिया में एपीआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, एप्टीट्यूड पर्सनालिटी इंटरेस्ट मॉडल को। उनसे भी बात हो रही थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है किसी भी करियर काउंसलर के लिए, वो है एम्पैथी। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप सोल्यूशन की तरफ से जा ही नहीं सकते। और प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, उनसे जब गाइडेंस लेने आते हैं, अगर हम इंडियन पुरानी मतलब जो हमारी संस्कृति है उसकी बात करें, तो द गुरु इज कॉल्ड द फिलोसोफर गाइड एंड फ्रेंड, राइट। तो आप वो फ्रेंड भी होता है, गाइड भी होता है, फिलोसोफर भी होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे टीचर्स के ऊपर इतना काम है कि वो गाइडेंस का काम बहुत कम कर पाते हैं। तो अगर आप एक मापदंड भी लें कि अगर एक करियर काउंसलर एक साल में 200 बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से भी हमें 15 लाख करियर काउंसलर चाहिए, खाली 200 बच्चों को अगर हम इम्पैक्ट करने की बात करें। अब वो जो 15 लाख काउंसलर हैं उनके अंदर हमें एम्पैथी, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उस इंसान को जिसके अंदर एम्पैथी है। सेकेंडली, उस इंसान को जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं। थर्ड, उस इंसान को जिसके अंदर एक रिसर्च एप्टीट्यूड है। अब ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर ये तीन चीजें उन्होंने डेवलप की हैं तो वो एक करियर काउंसलर बन सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई 2040 तक आप देखेंगे 50% पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह मेंटरशिप में इन्वॉल्व है। न्यूट्रिशन का मेंटर, फिटनेस का मेंटर, मेंटल हेल्थ का मेंटर, स्पिरिचुअल का मेंटर, स्पिरिचुअलिटी का मेंटर, पॉडकास्ट अगर करना है तो पॉडकास्ट सिखाने वाले मेंटर, एंड ऑफ कोर्स करियर काउंसलर, राइट। तो मेंटरशिप एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की, जहां पर आपने जब कुछ सीखा तो आप उसको आगे देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारे अंदर बायोलॉजिकली हम पेरेंट जब बनते हैं तो अपने बच्चों को सिखाते हैं। अब यहाँ पर इस सारी प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन करना है, क्योंकि ऐसे तो करते करते हम काफी साल वेट करेंगे किसी के मेंटर बनने के लिए। वहां पर एआई का काम आता है। और 2022 में हमने अपना खुद का एलएलएम बनाया था, और 2023 में हमने अपने एआई करियर मेंटर को लॉन्च किया था, मेंटल हेल्थ मेंटर को भी लॉन्च किया था, जो हम इस साल के एंड तक उसका एक नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। और हमने ये देखा कि जो हमारा एआई करियर मेंटर है वो 90% फैक्चुअल चीजों के बारे में आंसर दे देता है। फैक्चुअल मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आप गूगल पे जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वो एआई वो आंसर दे देता है। लेकिन उसके बाद भी 10% ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर एआई नहीं दे सकता। वो आंसर खाली एक करियर मेंटर, एक ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है। एंड दोज 10 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इमोशंस। वैलिडेशन चाहिए सामने वाले को, कॉन्फिडेंस चाहिए, ये नॉलेज ट्रांसफर का कॉन्फिडेंस चाहिए, वो एक इंसान ही दे सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पैथी है, उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग है, एंड थर्ड है एक रिसर्च इंक्लिनेशन। अच्छा। सो अब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब तो ऑटोमेशन और ये रैपिड पेस में डेवलप हो रहा है और ये जॉब लैंडस्केप में बहुत सारा बदलाव ला रही है, राइट। सो हम कौन सी सेक्टर्स में ग्रोथ देखने वाले हैं अगले 10 साल में, अगले डेकेड में, एंड विच स्किल्स डू यू थिंक विल बी इन मोस्ट डिमांड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव? बिकॉज आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च एटीट्यूड और एम्पैथी के बारे में बात कीजिए, मगर आर द सेम स्किल्स एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स आल्सो और ओनली टू काउंसलर्स? ओ, फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आजकल के आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जेन जी, जेन अल्फा, वो आप देखेंगे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं मेंटली।
इंटेलेक्चुअली जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज फार एज कि बाहर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इंटरनल इंफॉर्मेशन अभी भी प्रोसेस नहीं होती, वो तो लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ही होगा, लेकिन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए वो बहुत जल्दी रेडी हैं। तो 13-14 साल में ही बच्चे बहुत मैच्योर हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मैं आगे की ट्रेंड्स की बात करूं तो अभी जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं आप देख रहे हैं, थोड़े रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं। ऑल्दो इंडिया काफ़ी अच्छी जगह पे है जहां पर हमारी ग्रोथ है रेगुलरली, लेकिन अभी इंडिया की ग्रोथ कैन नॉट सपोर्ट अ लॉट ऑफ जॉब्स जो 90s 2000s या 2010 मतलब अर्ली 2000s में होती थी। अभी फोकस हमारा कहाँ है कि आप खुद का काम करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे जब फोकस करना होता है तो यस यू नीड सर्टेन स्किल्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आपको वहां पर इंटर्नशिप, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम निकाली है कि वो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी देंगे आपको, सब कुछ करेंगे। एट द सेम टाइम देन एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग, और उसके बाद में वहां पर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग के बाद में आपको सीड मनी भी सरकार दे रही है, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल, बट इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए बच्चे रेडी नहीं है। राइट। क्योंकि अभी भी बच्चों को यही लग रहा है कि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं, किसी करियर का उनको ज्यादा फोकस नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। सो अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, इंडिया में हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, दे आर गोइंग टू इंक्रीज लाइक क्रेजी। द रीजन फॉर दैट इज जो एफ्लुएंट इंडियंस हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ेगी, तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी इन सब चीजों की कंजम्पशन के लिए। सो हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी में अगर आप जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसको और ब्रॉड वे में आपको बताऊं, फ्यूचर ऑफ जॉब्स इज इन 3 एरियाज। द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, वेयर इन अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सेकंड इज ह्यूमन, कि आप लोगों के साथ अच्छा कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड पीपल, यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, यू विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल। इवन इफ इट इज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और साइकोलॉजी, एनी फील्ड, अगर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं आप अच्छा करेंगे। Third is if you can connect a human problem and solve it through technology. If you can connect human with technology, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो स्पेस साइंस भी हो सकता है, वो डीप सी एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट। ऑसम। ओके, तो आगे बढ़ते हुए एक चीज है कि हमने इंडिया को, हमारे भारत को विकसित होते देखा है, लेकिन जो आज भी विकसित नहीं हुआ है वो है शायद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या चुनौतियां हैं करियर संबंधित निर्णय लेने में, उसको उसके साथ में, और हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, खासकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए, दोज हु कम्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, उनके लिए हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं तो वैसे तो ये करियर क्वेश्चन डिसीजन में। एब्सोल्युटली, तो वैसे तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनका कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। हम उसके बारे में इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स बहुत डिबेट कर चुके हैं, घंटों की कॉन्वर्सेशंस अवेलेबल हैं। एक चीज जहां पर भारत ने थोड़ी सी गलती की थी स्टार्टिंग में, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गलती है क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई गई थी। हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस नहीं किया था, हमने हायर एजुकेशन में ज्यादा फोकस किया था। तो आईआईटीज आईआईएम्स जरूर बनाए थे, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी स्कूल नहीं बना था गांव में। सो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू इम्प्रूव एंड आई थिंक उसमें काफी काम हो रहा है। द अदर थिंग इज नाउ दैट अ लॉट ऑफ इंडियंस, आप मैं सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो अब हम सबको मिलकर ही सॉल्व करनी पड़ेगी। जो जो वो बच्चा है जो वंचित है, जो अंडर सर्व्ड है, रिमोट एरिया में रहता है, जिसके इकोनॉमिकली उतने उसके पास एडवांटेजेस नहीं हैं, अब हमें उनके पास पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पास नहीं आ रहा है। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, वो हमारे पास नहीं पहुंचा, तो हमें पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम इस मंथ के एंड तक हम महाराष्ट्र सरकार, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट में कुछ 36 स्कूलों में हम करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों को। ये वो स्कूल हैं जिनको एकलव्य मिशन स्कूल कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो इन स्कूल के बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया, और फिर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है उन्होंने इसकी फंडिंग की है, और इसके बारे में काफी अच्छा भव्य कार्यक्रम भी हुआ था 1-2 महीने पहले जब अनाउंस हुई थी ये स्कीम। तो अब हम वो कर रहे हैं। तो अगर ट्राइबल बच्चा हमारे पास नहीं आ पाता कोई बात नहीं, हम पहुंचेंगे वहां पर, हम टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे, हम अपने स्टैंडर्डाइज मॉडल्स को लेके जाएंगे, हम उनको वो गाइडेंस देंगे। सो अब सोल्यूशन यही है कि हमें वहां पहुंचना पड़ेगा।
वाह, सिंपली लव्ड इट बिकॉज हम रिच जहाँ होना चाहिए वहाँ जो जाना ही है, राइट? बिकॉज दिस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। आपका मिशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आपसे बात करके बहुत बहुत क्या बोलते, इंस्पायर हो रहा हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये कि हमेशा हम दो बातें सुनते हैं, करियर मेंटर और करियर काउंसलर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और एक व्यक्ति करियर काउंसलर कैसे बन सकता है? बहुत ही सुंदर सवाल है एक्चुअली, क्योंकि इस प्रश्न के साथ मैं भी बहुत जूझा हूँ। जो तो क्योंकि इंजीनियर का दिमाग है मेरा, तो थोड़ा आलसी भी रहता है कि हाँ जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम मतलब शॉर्टेस्ट सोल्यूशन निकालें, सबसे जल्दी इसको सॉल्व करके आगे बढ़ें। तो जब करियर काउंसलिंग सीखनी शुरू की 2012 में, तो धीरे धीरे समझ आया कि कुछ साल तो लगाने पड़ेंगे साइकोलॉजी समझने में। तो अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की मास्टर्स खत्म की, और काफ़ी बच्चों के साथ काम किया, काफ़ी स्कूल्स के साथ काम किया पूरे इंडिया में। फिर 2016-17 तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम काउंसलिंग तो बहुत अच्छी कर देते हैं। तो फिर मैं अपने आप को करियर काउंसलर बुलाने लग गया कि हाँ अब अच्छा। मैं करियर काउंसलर हूँ। अब करियर काउंसलिंग के लिए हमारे पास बच्चे आते थे, क्लाइंट्स आते थे। हम 10 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच की हर किसी की काउंसलिंग करते हैं। अब काउंसलिंग करने के बाद हम बहुत खुश कि हाँ बहुत अच्छी काउंसलिंग की है। फिर हम 6 महीने 10 महीने बाद जब फॉलो अप करते थे, तो पता चलता था कि काउंसलिंग उनको भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने जो हमने बताया था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग करने के बाद दोबारा जब वो घर जाते हैं, दोबारा अपनी फैमिली से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, फिर से वही हर्ड मेंटालिटी वाला डिसीजन लिया जाता है। जब बता दिया कि आप डॉक्टर इंजीनियर ना बने, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं जो उससे भी बढ़िया रहेगा, उसके बाद भी वो इंजीनियरिंग के लिए ही पढ़ाई कर रहा है। तो फिर समझ आया कि खाली काउंसलिंग से तो काम नहीं चलेगा, हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वहां पर मेंटरशिप आ जाती है, जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, और उनके जो रोज डाउट्स आते हैं ना दिमाग में, सर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे, इसका क्या मतलब है, इसके बाद क्या होगा, वो अभी आईआईटी में नौकरी नहीं लग रही है, ये सारे जो उनके रोज के क्वेश्चंस आते हैं, जब तक आप उनके रोज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी करियर काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होगी। सो इसीलिए मैं जब अपना मिशन भी बनाया ये पिछले साल कि 2030 तक हमें इंडिया को करियर मेंटरशिप रेडी बनाना है, उसका मतलब यही था कि आप साल में 200 बच्चों की काउंसलिंग कर दो, उससे काम नहीं होगा। आपको साल में बहुत सारे बच्चों के साथ लगातार मेंटरशिप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके रोज के आंसर करने पड़ेंगे, तब जाके एक इफेक्टिव करियर काउंसलिंग इकोसिस्टम बनेगा। सुपर्ब, सुपर्ब। तो बहुत ही गजब की बातचीत हो रही है सौरभ जी आपके साथ में, और आपने बहुत ही सुलझे हुए जवाब दिए हैं हमारे उलझे हुए सवालों के, क्योंकि इनमें डिफरेंस बताना और इनको इतनी क्लैरिटी देना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू वेरी मच। और अब आगे आते बढ़ते हैं हम अगले रैपिड फायर राउंड की तरफ, और जिसमें हम आपसे चाहेंगे वैसे ही क्रिस्प जवाब। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइजेंटिक बिलबोर्ड है जिस पर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो क्या कहेगा? शॉर्टकट मत ढूंढो, जिंदगी लंबी है। बहुत सुंदर। परफेक्ट, परफेक्ट। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? ओ, ये ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। बट मुझे लगता है कि अभी इंडिया के जितने सारे ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस ने मेडल जीते हैं, तो मैं उनमें से किसी एक महिला को जरूर डेट करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी स्ट्रगल को मैं और अच्छे तरीके से समझना चाहूंगा और उनसे इंस्पायर होना चाहूंगा। वाह, लव इट सौरभ। और अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिससे सभी को मानना बहुत जरूरी है, तो आप क्या नियम बनाएंगे? अरे बाप रे। अम, तो मेरा नियम यही रहेगा कि उस दिन के लिए आप जब सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पे आधा घंटा कुछ ना करें और बस ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। एक्शन ना लें, खाली ऑब्जर्व करें। राइट। वंडरफुल। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर करते आप?
आई थिंक मिस्टर इंडिया, बिकॉज बचपन में काफी बार देखी है वो मूवी, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड। प्लस सुपर पावर है उसके अंदर, तो क्यों नहीं, है ना? हम्म। आपने बचपन की काउंटिंग करी है? मैं तो कभी कभी अभी भी आती है तो देखती हूँ। इट वॉज लाइक एन एवेंजर मूवी। जो सुपर पावर वाले हीरोज होते हैं वो हमारे टाइम की इस तरह की मूवी है, तो नो डाउट बिल्कुल, पसंदीदा है वो हमारी सभी की। 90s किड्स की वो मूवी पसंदीदा है। बिल्कुल। आगे चलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वे कौन होंगे और क्यों? अम, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करें या टाइटल की बात करें, कैसे? जो भी। जो भी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक दिन के लिए मैं भारत के किसी पॉलिटिशियन के साथ जरूर बदली करूं, अगर किस्मत हो तो प्रधानमंत्री। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो अपने पॉलिटिशियंस को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, तो उनकी जिंदगी जब तक आप नहीं समझेंगे तो शायद आप नहीं समझेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और शायद हम उसको बदलना, तभी हम मतलब अच्छे और डिसीजन ले पाए, चाहे पॉलिटिशियंस भी हों और सिटीजन भी हों। तो मैं एक पॉलिटिशियन के साथ अपनी एक दिन मतलब जिंदगी जरूर बदलना चाहूंगा, देखूंगा कि क्या होता है। इंटरेस्टिंग। और आखिरी सवाल अपना दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप खुद इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? Oh yes. I would love to invent a teleportation device. टेलीपोर्टेशन डिवाइस, क्या आप मतलब उसको बटन दबाएं और यहाँ से आप हैदराबाद पहुंच गए, वहां से अमेरिका पहुंच। क्योंकि बचपन से लेके आज तक मेरे अंदर ये प्रॉब्लम रही है कि मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ जब ट्रैवलिंग करते हैं, हम्म। कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी कहते हैं ये सीढ़ियाँ क्यों हैं, क्यों मेरे 5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। सो टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम किसी जगह पहुंच जाएं, तो उसके लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस। हाँ, वो अगर रियलिटी में आ सके तो आप ये इंटरव्यू हम इन पर्सन कर सकते हैं। इन पर्सन कर सकते थे। वंडरफुल। और फिर से हम मेन स्ट्रीम को जाएंगे। आपने टेडेक्स और मीडिया में कई बार करियर मार्गदर्शन और युवा सलाह के बारे में बात की है। और आज के भारत में, आप आज के भारत के युवाओं के साथ आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के साथ जो अपने भविष्य के करियर पथ के बारे में अनिश्चित है, मीन्स somebody who is really unsure about फ्यूचर करियर? बिकॉज आजकल देखे तो आपने एक बताया कि इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट सक्सेस। हम्म। एंड और एक बात मुझे, मैं जो भी मेरा लिमिटेड ऑब्जर्वेशन में एक और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि लाइक पीपल हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट आल्सो, बिकॉज आजकल बहुत लोग इतना सोशल मीडिया में पोस्ट लगा रहे कि आई एम ट्रैवलिंग हियर, मेरा स्टार्टअप को इतना फंडिंग आ गया है। सो देयर आर टू एक्सट्रीम्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर एक्सट्रीम वेयर पीपल आर अनश्योर, उनके बारे में। नहीं, यार एब्सोल्युटली राइट। देखिए ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो एडिक्शन है, लत लगी है बच्चों को आजकल, ज़्यादातर उसका सोशल मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसकी वजह से उनकी जिंदगी के सारे डिसीजंस उस पर ही डिपेंड करते हैं। आप किसी बच्चे को बहुत अच्छे किसी म्यूजियम में ले जाएंगे जहां पर दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन वो बच्चा उसको देख के इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी बेवकूफ़ से इन्फ्लुएंसर ने कौन सा गाना गाया, किस पे डांस किया, तो उस टाइम को लगेगा, राइट? जस्ट बिकॉज, ताकि जब उसका फ्रेंड उसे पूछेगा क्या तुमने वो वीडियो देखा था, सो ही शुड हैव एन आंसर कि हाँ राइट। मैं वो देखा था। सो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है। देखिए, मैं दो टाइप के युवा को देखता हूँ इंडिया में। कि मैं किसी कॉलेज में भी जाके उनकी अभी एनआईटी जलंधर में नया बैच आता है तो उनकी इंडक्शन स्पीच देता हूँ या फिर फेयरवेल स्पीच में आता हूँ, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि दो टाइप के युवा हैं इंडिया में। एक वो हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके लिए उनको काम करना जरूरी है, और वो उसकी तरफ ही जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको एक स्टेबल करियर चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें। लेकिन जो दूसरा युवा है, जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप प्लीज एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ें जो हमारे देश में है। और लेट मी टेल यू, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि दुनिया की आधी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ बैठे बैठे, पूरी दुनिया के लिए आप यहाँ सोल्यूशन बना सकते हो। करेक्ट। फाइंड वन प्रॉब्लम दैट यू थिंक शुड बी सॉल्व्ड, जो आपको लगता है इसको सॉल्व करो पहले,
और फिर उसके पीछे लग जाओ। आप 7-8 साल लगा के तो देखो, और आप ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाओगे। नॉर्मल नौकरी से आप ग्लोबल लेवल पे शायद नहीं पहुंचोगे। सही है, परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सा कॉन्वर्जेशन। और सौरभ नंदा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप भविष्य में बहुत सारा टॉपिक्स हमारे पॉडकास्ट में कवर करना है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड सौरभ नंदा जी के साथ। और हम उनको फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। थैंक यू वंस अगेन। एंड आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मुझे बहुत ही उम्दा लगा, बहुत सुंदर लगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके सवाल तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे सोचने पे मजबूर भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, लेकिन हम बहुत सीरियस नहीं हुए और उसको मतलब में भी लिया। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी डाइजेस्टेबल कॉन्वर्सेशन हुई। आई होप कि जो लोग इनको सुन रहे हैं, जो भी श्रोता हैं हमारे, उन सबको इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ हो। बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक हमारे टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इससे उन्हें कोई फायदा या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए हो सकता है, और आपके दोस्तों को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा, और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद। ऑलराइट, तो चलिए हम सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हम सोचा कि 2 कम ज्ञात तथ्य करियर मेंटरिंग के बारे में बताए। और पहला फैक्ट ये कि करियर मेंटरिंग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। और बहुत से लोग करियर मेंटरिंग को सिर्फ पेशेवर विकास से जोड़ते हैं, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मेंटर से मार्गदर्शन करियर पथों के बारे में चिंता और भ्रम को कम कर सकता है, खासकर संक्रमण या नौकरी की तलाश के दौरान। आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। और मेंटर के समर्थन अनिश्चितता के तनाव को कम कर सकता है, जो विशेष रूप से छात्रों या युवा पेशेवरों के लिए फायदेमंद है। मीन्स इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो young professionals, not only in terms of getting clarity but also in alleviating stress of uncertainty. So it is going to eliminate stress in people. All right, so Payal, over to you. या और दूसरा तथ्य हम आपके पास लेकर आए हैं रिवर्स मेंटरिंग का, जो कि एक लाभ पहुंचाती है। जबकि करियर मेंटरिंग को अक्सर ज्ञान के एक तरफा हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है, रिवर्स मेंटरिंग एक उभरती हुई प्रथा युवा मेंटर आमतौर पर वरिष्ठ पेशेवर को नए रुझानों, तकनीकों और मानसिकता के बारे में जानकारी देते हैं, हासिल करने में मदद और अनुकूलनीय बनाए रखने में लाभ पहुंचाती है। वर्तमान और अनुकूल्य बनाए रखने में रखकर लाभ पहुंचाती है, खासकर डिजिटल परिवर्तन या पीढ़ीगत बदलावों के कारण तेजी से बदल रहे क्षेत्रों में। It gives a dynamic benefit to mentor by keeping them in the current and adaptable situations, particularly in the age of change due to digital transformation and generational shifts. तो आज का सामान्य ज्ञान यहीं तक। तो दोस्तों, आपको कुछ सजेशंस ये करियर मेंटरिंग के बारे में है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद ही मेंटर हो तो आप अपने मेंटी को कैसे हेल्प किया उसके बारे में बताइए। अगर आप मेंटी है तो आपका मेंटर से आपको कैसा फायदा उठाया उसके बारे में बताइए। और आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। नमस्ते।